नमस्कार। 22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आज बात करेंगे लंबे वक्त बाद बीजेपी में वाजपेयी को मिली जिम्मेदारी की। तो बात होगी जिन्ना को लेकर जारी जंग की। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। आपको बताएंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर होने वाली बैठक के बारे में भी। तो 22 के महासमर में सबसे पहले बात लक्ष्मीकांत वाजपेयी की होगी। तो बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी को करेंगे लीड। 14 के बाद 22 में वाजपेयी की बड़ी भूमिका। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। काफी लंबे समय से पार्टी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी हाशिए पे चल रहे थे और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाशिए पर चल है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी में फिर से मिली जिम्मेदारी। ब्राह्मण चेहरे की प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। ज्वाइनिंग कमेटी की कमान मिलने के बाद लाजमी है कि वाजपेयी की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुझको पार्टी में शामिल होने वाले व्यक्तियों के या दलों के स्क्रीनिंग करने के काम की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ मेरे ही समकक्ष स्तर के मेरे से सक्षम कार्यकर्ता श्री दिनेश शर्मा जी, श्री केशव मौर्य जी और दयाशंकर सिंह जी को साथ में लगाया गया है। बीजेपी 22 के चुनाव को लेकर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा वाजपेयी की कमान वाली कमेटी पार्टी में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखेगी। पार्टी में आने वाले लोगों का ब्यौरा देखा जाएगा। बाहरी शख्स की पार्टी के लिए उपयोगिता तय करेंगे। बाहरी शख्स से पार्टी का नफा नुकसान देखा जाएगा। पार्टी को बाहरी व्यक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। पार्टी नेतृत्व को बाहरी नेता से जुड़े सुझाव दिए जाएंगे। 2022 का चुनाव 24 का ट्रेलर है, तो इसलिए 2022 की सफलता हमारे 24 के चुनाव की सफलता की नींव रखेगी। चुनाव में जिम्मेदारी और लगातार अनदेखी को लेकर वाजपेयी कहते हैं, बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कार्यकर्ता के नाते पार्टी के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हुए काम करूंगा। 2022 के लिए नहीं, वाजपेयी 24 के लिए बीजेपी को तैयार कर रहे हैं। लेकिन चुनौती 22 की भी बड़ी है। ऐसे में क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी 14 वाला चमत्कार फिर से दिखा पाएंगे? टीम न्यूज स्टेट। ज्वाइनिंग कमेटी और उसके कामकाज को लेकर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने जहां से सामान्य प्रक्रिया बताया है, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भूमिका को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ज्वाइनिंग कमेटी तो ये सामान्य चीज है, ये तो चलता है। इस तरह से काम करना, जो देखेंगे, जो भाजपा में आना चाहेगा, लेने लायक होगा, उसको लेंगे। तो पार्टी ने बहुत ही वरिष्ठ जो सीनियर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जनता में उनको सबको वो प्रदेश के लोगों को जानते हैं, उनका अच्छा प्रभाव है और उनके नेतृत्व में अब ज्वाइनिंग होगी और वही ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाएंगे और तय करेंगे कि कैसे क्या उसका आगे प्रोसेस हो। बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने इसे ब्राह्मण वोट को साधने की कवायद बताया, तो वहीं कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। आखिर ऐसा क्या है कि ब्राह्मण वर्ग पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित है और चुनाव के समय उनको लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया जा रहा है। अब वो इस लॉलीपॉप को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे ये तो लक्ष्मीकांत जी बता सकते हैं, लेकिन उन जैसे वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा, तिरस्कार कहीं ना कहीं जनता में खराब संदेश दे रहा है। आज जब बीजेपी को एहसास हो गया कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह से बीजेपी से खिसक गया है, तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े नेता को, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना करके ये भी ब्राह्मणों का एक बड़ा अपमान बीजेपी कर रही है।
वहीं यूपी की सियासत में अखिलेश का दिया बयान और जिन्ना का जिन्न चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है तो अखिलेश ने भी बीजेपी को नसीहत दे डाली। जिन्ना को लेकर योगी का वार। जिन्ना के कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता। बीजेपी पर अखिलेश का पलटवार। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। यूपी में जारी है जिन्ना वाली जंग। यूपी की सियासत में जिन्ना वाली जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव की जिन्ना वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे महापुरुषों का अपमान बताया है। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था। और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। वहीं जिन्ना पर दिए बयान को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली है। उसको चलाया है, कई जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों मेरे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। दोबारा किताबें पढ़ने की। अखिलेश की सफाई पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर निशाना साधा। जिन्ना के बयान पर अडिग रहकर के अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। जिन्ना के नाम पर जंग अब चुनावी मुद्दा और वोट बैंक को साधने की कवायद बनती जा रही है। ऐसे में कोई भी जिन्ना के जिन्न को अपने चिराग में कैद करने को तैयार नहीं है। सियासत के माहौल को ये जिन्न कुछ ऐसे ही सुलगाए रखेगा। टीम न्यूज स्टेट। रविवार को दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता विकास चंद्रा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में रविवार को होने जा रही है। कोरोना को देखते हुए इस बार दिल्ली में ही आयोजित की गई है। सामान्य तौर पर बीजेपी उन राज्यों में कार्यकारिणी की बैठक करती है जहां चुनाव होने हैं। आप तस्वीरों के जरिए तैयारी को देख सकते हैं। रविवार को बैठक होनी है, उसके पहले तमाम मजदूर यहाँ लगे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगे हैं ताकि रविवार को जब बैठक शुरू हो तो उसके पहले तैयारी मुकम्मल की जा सके। ये दिल्ली का एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है और इसी में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए महज शारीरिक तौर पर 124 सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया है। बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो वर्चुअल तरीके से बैठक में जुड़ेंगे। इस बार सिर्फ एक ही राजनीतिक प्रस्ताव इसमें आना है और उसी पर चर्चा होगी और कार्यकारिणी की बैठक में उस पर मुहर लगाई जाएगी। और जो आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उसकी रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। उसके चुनाव प्रचार अभियान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगाई जाएगी। एक ही राजनीतिक प्रस्ताव है, इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके अध्यक्षीय भाषण से रविवार को सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत होगी और 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समापन करेंगे अपने भाषण से। और उसी में वो पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे जो आगे उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पार्टी की जीत कैसे सुनिश्चित की जाए। सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र। देखिए, जहाँ तक लंबे अंतराल की बात है तो सब जानते हैं कि देश में कोरोना था जिसके कारण ये बैठक लंबे समय पर हुई। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित समय पे राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है,
ऐसे कार्यकारिणी में या कार्य समिति में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन लोगों के अगर कोई कुछ बात रखता है, कोई प्रस्ताव रखता है, तो उस पर जरूर चर्चा कार्यकारिणी में करने के किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इटावा पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना के सबसे कम केस हैं। साथ ही कोरोना से यूपी में सबसे कम मौतें हुई हैं। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कोरोना के वक्त में भी मैं 2 बार इटावा पहुंचा, पर तब विपक्ष के नेता होम आइसोलेशन में थे। वहीं उन्होंने कहा कि पहले की सरकार कब्रिस्तान बनवाती थी। वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। आप याद करिए, कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुब पा देना। का भी आज पावन पर्व है। लगातार पर्व और त्योहारों की परंपरा धनतेरस से प्रारंभ होती है। छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में आपने देखा होगा, जिस अयोध्या में पहले जाने से लोग डरते थे और जिस अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज उस अयोध्या में लाखों लाख दीपक चमक रहे हैं और अयोध्या की दीपावली दुनिया की सबसे अच्छी दीपावली बन गई है। दीपावली का आयोजन आप सबने मनाया होगा। कल गोवर्धन पूजा थी और आज भैया दूज का कार्यक्रम, इसके बाद गोपाष्टमी, फिर 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी। अनेक प्रकार के आयोजन और पर्व और त्योहारों के साथ हम सब जुड़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी की फिर सरकार बननी जा रही है और बीजेपी इस बार 300 सीटें जीतेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी इस बार सीएम या डिप्टी सीएम को मैदान में उतार ले, जनता इस बार करारा जवाब देगी। जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने वर्तमान में चुनौती नहीं है। 2022 में फिर सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर बनने जा रही है। इसको लेकर के किसी प्रदेशवासी को संशय नहीं रहना चाहिए। तमाम कटुआ दल घूम रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है कि भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा को ही रखना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ कर ले, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को कहीं से भी लड़ा ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ पे 5 साल में दर्द झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी आउट, समाजवादी पार्टी इन। कोरोना काल में शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को लेकर लोगों में काफी खुशी है। अब यह राशन जरूरतमंदों को होली तक मिलेगा। प्रदेश के 15 करोड़ अंत्योदय परिवार और पात्र गृहस्थी के परिवारजनों को खाद्यान्न योजना का लाभ होली तक देने के लिए भी हम लोगों ने एक निर्णय किया है, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल मिलाकर के 35 किलो, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी राज्य सरकार देगी। सीएम योगी के इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया कि अब गरीबों को राशन के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। राशन कोरोना काल तक मिलने का तय किया गया था, अब उसे मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी गरीबों को अब निराश होने की जरूरत नहीं। अब इसको होली तक बढ़ा दिया है
और उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो हमारे गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनको राशन मिले, निःशुल्क मिले, उनके घरों में कोई दिक्कत न हो जीवन यापन में। हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। मुफ्त राशन योजना को होली तक बढ़ाए जाने से लखनऊ का हुसडिया इलाके में रहने वाला सैनी परिवार और बुटीक चलाने वाली माया काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब मार्च तक राशन के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोगों के रोजगार भी चले गए और इस वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार थे या उससे नीचे के, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार थे, उन सबको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दिक्कत हुई। लेकिन सरकार की तरफ से जो उन्हें राशन का, मुफ्त राशन का वितरण जो व्यवस्था उन्होंने लागू की सरकार ने, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था, जिससे सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत राहत मिली और उनको अपना जीवन चलाने में थोड़ा मदद भी, काफ़ी मदद मिली। बहुत फायदा मिला, क्योंकि हमारा तो बुटीक है छोटा मोटा, इसी से मेरा काम चलता था सब। लेकिन जब सब बंद हो गया तब एकदम ही सब हो गया। तो जब सरकार से हमको सहायता मिली, राशन मिला, तो हमारा भाई काम चला आगे। तब तो और बढ़िया है, क्योंकि जो है भाई अभी तो हम कम संभले हैं और संभल जाएंगे भाई। तमाम इधर उधर कर्जा पानी हो गया है मेरा, अब और थोड़ा संभल जाएंगे। लेकिन सरकार के विरोधियों की बात भी आपको सुननी चाहिए। चुनाव के लिए मुफ्त राशन, इस पर एक शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य नहीं दे रहे, उनके खर्चे बढ़ा दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, सारी जगह से पैसे कट कर ले रहे हैं, महंगाई चरम पर कर दे रहे हैं और उस पे 100 रुपए का राशन कह रहे हैं कि साहब हम चुनाव तक देंगे। सरकार जनता को लूटने के नए नए बहाने तलाश करती रहती है। 1 लीटर सरसों का तेल देने के एवज में 10 लीटर तेल का पैसा ये जनता से वसूलेगी। बेशक विरोधी राशन योजना को सरकार के लिए एक चुनावी मौका मान रहे हो, लेकिन न्यूज स्टेट के रियलिटी चेक से यह साफ है कि लोगों को सरकारी राशन की कितनी दरकार है। निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ।